हेलो गाइस, वेलकम टू फार्मा इज़ क्विक रिवीजन चैनल। लेट्स मेक इट ईज़। तो गाइस, इस वाले वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं टॉपिक के बारे, वो होने वाला है आपका फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़। तो ये आपका यूनिट 4 है बी फार्मा के सिलेबस में, और डी फार्मा का तो नहीं पता मुझे, पर बी फार्मा में यूनिट 4 है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फिजिकल, केमिकल एंड थेरापिटिकल इनकम्पैटिबिलिटी विद एग्जांपल्स। तो मैं ज़्यादा तो डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि एक क्विक रिवीजन चैनल है। इतना ही पढ़ाऊंगा कि आपका एग्जामिनेशन में हेल्प हो। कम से कम 90% इसी से बनेगा पेपर आपका, मतलब जो पढ़ाने वाला हूँ इनमें से उठेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और जो शॉर्ट होने वाला ये है आपका शॉर्ट, एक पेज में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट है। तो ये मैं लास्ट में समझाऊंगा एक्चुअली, क्योंकि पहले हम वर्ड से फैमिलियर हो जाते हैं। उसके बाद जब हम वर्ड से फैमिलियर हो जाएंगे, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि एक पेज में मैंने पूरा चैप्टर कैसे कंप्लीट करा है। ठीक है, ये पूरा पढ़ लोगे आप, इसमें ही सब कुछ मिल जाएगा आपको। इससे आप पूरा मतलब पैटर्न समझ सकते हो पूरे चैप्टर का। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आने के हम लास्ट में आएंगे। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करवाता हूँ। तो पहला है आपका, एक सेकेंड, pharmaceutical incompatibilities. तो incompatibilities occur as a result of mixing of two or more antagonistic substance, and an undesirable product is formed which may affect safety, efficiency and appearance ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। तो सिंपल सी बात है, इनकम्पैबिलिटीज़ तब होती है जब ड्रग आपस में अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाते। जब हम ड्रग को बनाते हैं तो अलग अलग कंपोनेंट या फिर इंग्रेडिएंट की नीड होती है। अगर उसको हम मिलाएंगे, अगर वो एक अच्छे से रिएक्ट करके एक अच्छा कंपाउंड बना लेता है, मतलब अच्छा मेडिसिन बना लेता है, तो वो मेडिसिन ठीक होता है। पर कई बार ऐसा होता है, हम दो अलग अलग तरह की चीज़ मिलाते हैं तो वो आपस में अच्छे से मतलब मिक्स नहीं हो पाते और रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्ट करने की वजह से उनमें कुछ चेंज आ सकते हैं, उनको इनकम्पैटिबिलिटी से कहते हैं। तो वो क्या क्या होता है, एंटागोनिस्टिक। तो पहले एंटागोनिस्टिक का मतलब बता देता हूँ। ऐसा दो कंपोनेंट जो अलग अलग नेचर के होते हैं और आपस में रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लाइक एग्जांपल वाटर एंड ऑयल। वाटर और ऑयल को अगर आप मिक्स करोगे तो वो मिक्स नहीं होंगे। तो ये एक तरह से एंटागोनिस्ट हो गए एक दूसरे के नज़र में, एक दूसरे के नज़र में। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वाटर सबके साथ एंटागोनिस्ट रिएक्ट करेगा, क्योंकि वाटर शुगर के साथ मिक्स हो जाता है, सॉल्ट के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा कंसेप्ट जब दो ज़रूरी नहीं है कि कोई एंटागोनिस्ट सबके साथ हो। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के साथ कोई पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के साथ इनका एंटागोनिस्ट अफेक्ट शो कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपका प्रोडक्ट मिल सकता है। सेफ्टी में दिक्कत ला सकता है, एफिशिएंसी में दिक्कत ला सकता है, और अपीयरेंस में दिक्कत ला सकता है जब ये इनकम्पेबिलिटीज़ पैदा हो जाए। ठीक है, इट में अकर्स नॉट ओनली ड्यूरिंग द कंपाउंडिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि कंपाउंड मतलब पैकिंग करते वक्त या फिर बनाते वक्त, या ये कहीं पर भी आपको दिख सकता है इनकम्प्लीट। ज़रूरी जैसे आपने मान लो मेडिसिन बना लिया, जब आपने प्रिपेयर करे थे सब कुछ ठीक था, फिर आपने जब पैकिंग भी कर लिया तब भी सब कुछ ठीक है, पर जब कंडीशन आ गई आपकी स्टोरेज की और उस वक्त इनकम्पैटिबिलिटी अकर हुआ, लाइक उसको हल्का सा हीट मिला तो कुछ ऐसा रिएक्शन हो गया जो कि अनडिज़ायरेबल था। तो ऐसा कभी भी हो सकता है इनकम्पैटिबिलिटी। तो हमें चेक करना होता है टाइम टू टाइम मेडिसिन को, और अच्छे से कंडीशन में रखना होता है स्टोर करते वक्त। ठीक है, तो कहाँ कहाँ चेंज ला सकता है ये, तो तीन तीन जगह चेंज ला सकता है। वो फिज़िकल चेंज ला सकता है इनकम्पैटिबिलिटीज़, केमिकल चेंज ला सकता है, और थेरापिटिकल चेंज ला सकता है। वो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तीन तरह से डिवाइड करा गया फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ को, फिजिकल, केमिकल, थेरापिटिक। तो हम फिजिकल के बारे में पहले पढ़ते थे। फिजिकल क्या होगा, जो अपीयरेंस होता है उसका, उसमें चेंज दिख जाए आपको, मतलब नेकेड आई से आप उसको चेंज को देख सकते हो, मतलब ऐसा इनकम्पैटिबिलिटी। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, इमिसिबिलिटी, मतलब जो भी इंग्रेडिएंट है वो आपस में क्या हो गए, इमिसिबल हो सकते हैं। इनसॉल्युबिलिटी में दिक्कत आ सकता है, या फिर वो पीपीटी बना लेंगे। दो कंपाउंड को आपने मिलाया और उन्होंने क्या बना लिया, पीपीटी, मतलब प्रेसिपिटेट बना लिया, जो कि वो अनसॉल्यूबल हो गया। ठीक है, या फिर वो लिक्विफिकेशन हो सकता है उसका। ठीक है, तो फिजिकल इक्वालिटी यूजुअली विजिबल, एंड ये विजिबल होते हैं। और एक किससे करेक्ट कर सकते हैं हम इसको, चेंज इन ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं मिलाने का। लाइक एग्जांपल आप ले लो, दो दो इंग्रेडिएंट है वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे। ठीक है, पर अगर हम जैसे उसका नाम रख दिया हमने फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ये आपस में मिक्स नहीं है। पर अगर मान लो फर्स्ट को हम ऐसे कंपोनेंट के साथ मिक्स करते हैं, जैसे मान लो थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड को मिक्स करा, वो आपस में एक ऐसा सॉल्यूशन बना लिया जो जिस सॉल्यूशन में सेकंड मिक्स हो सकता है। तो इस ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं
चेंज इन ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है आपका आयोडीन, ठीक है। आयोडीन वैसे इजीली मिक्सेबल नहीं होते वाटर के साथ, तो पहले उसको पोटेशियम के साथ मिक्स करवाया जाता है और पोटेशियम आयोडाइड बनाया जाता है, जिससे कि जब पोटेशियम आयोडाइड बन जाता है तो ईजिली बॉडी में डिज़ोल्व हो बॉडी में वो हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, मतलब बॉडी में ईजिली हम अप्लाई कर सकते हैं फिर आयोडीन, ठीक है। फिर चेंज इन ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग हो गया तो इमल्सिफिकेशन, उसके इमल्सिफिकेशन चेंज करके एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट भी डाल सकते हैं उसमें ईजिली मिक्स करने के लिए। और चेंज इन फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, लाइक अगर आप सॉल्ट की जगह शुगर डाल लो, या फिर शुगर के जगह पे आप सॉस वगैरह यूज़ कर सकते हो कहीं पर, मतलब एज अ लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो इंग्रेडिएंट वही होगा, मतलब नेचर वही होगा, पर उसके फॉर्म अलग कर सकते हैं हम लोग। लाइक स्वीट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप चीनी डालो, स्वीट अगर खाने में अगर स्वीट के लिए आपको गन्ने का रस भी डाल सकते हो, सॉस भी डाल सकते हो। तो मैं ऐसे लेमन लैंग्वेज में एग्जांपल दे रहा था। और क्या है आपका अगला, एडिशन सब्सटेंशन ऑफ इमल्सन्स, ओके। और क्या है, थेरापिटिकल इनएक्टिविटी ग्रेडियंट को चेंज करने के लिए। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल इनकम्पैबिलिटीज़ एंड देयर मेथड ऑफ करेक्शन, उसको करेक्शन कैसे करते हैं। पहला इमल्सिबिलिटीज़, तो वाटर और ऑयल को जो हम ये आपस में क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं, तो इसको मिसिबल हम कैसे बना सकते हैं। तो आपको बस मिक्स करना होगा कैस्टर ऑयल, उसमें वाटर मिला दो और उसका एक इमल्सन बना दो, ठीक है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, मतलब इन ये आपस में क्या है, इमिसिबल है, इसको मिसिबल कैसे बना सकते हैं। तो हमें इसको मिसिबल बनाने के लिए एक ऐसा एजेंट डालना पड़ेगा जिसको कहते हैं हम लोग इमल्सीफाइंग एजेंट। अगर ये डालेंगे तो ये दोनों आपस में फिर मिक्स हो जाएंगे। अगला होता है इंसॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है, जो दो कंपोनेंट आपने डाला वो आपस में क्या हो, इनसॉल्युबल। लाइक एग्जांपल है पेनिएसिटिन, कैफीन, ऑरेंज सिरप, वाटर मिला दिया हमने, ये आपस में क्या बना लिया, इंसॉल्युबिलिटी, ये आपस में इंसॉल्युबल नहीं है। पर इसमें अगर हम ट्रैगाकैन डालेंगे या फिर म्यूसिलेज डालेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक सस्पेंसन, स्टेबल सस्पेंसन तैयार कर लेगा, तो आपस में लगभग ये सॉल्युबल हो जाएगा। फिर आता है प्रिसिपिटेशन इनकम्पैबिलिटीज़, अगर ये हो जाए तो क्या करना चाहिए हमें। तो ऐसा कोई दो कंपोनेंट में मिला है जो कि पीपीटी बना लिया, अब उसको इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हैंस हैंसिन आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इसका ये हमने बना लिया पूरा। तो सॉल्वेंट सिस्टम रिजल्ट इन द अनवेरिएबल प्रेसिपिटेट, एडिशन ऑफ टिंचर। अब इसमें अगर हम टिंचर डालेंगे रैपिडली और उसको स्टीर मतलब घुमाते रहें ग्लास रॉड से, तो क्या बन जाएगा, एक फाइन कोलाइडर डिस्पर्सन बन जाएगा। तो हमें फिर इसमें सस्पेंडिंग एजेंट मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिक्विफिकेशन क्या होता है, व्हेन सर्टेन लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर, कोई भी दो ऐसे कंपाउंड को मिला दे जिसके मेल्टिंग पॉइंट लो हो, ठीक है ना। एंड लिक्विड आर सॉफ्ट मास नॉन एज इक्वेटिक, EUTETIC, यूटेटिक मिक्सचर कहते हैं इन्हें। तो इन प्रोड्यूस दे अकर ड्यू टू द लॉरिंग ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर टू बिलो रूम टेम्परेचर एलिवेशन ऑफ वाटर। तो इसको शॉर्ट में बताऊंगा, मान लो एक ऐसा कंपाउंड है ए, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, और बी का भी है आपका 60 डिग्री सेल्सियस। पर आपने जब इन दोनों को मिक्स करा तो इन दोनों को मिक्स करके जो ऐसा कंपाउंड बना सी, और उसका जो मेल्टिंग डिग्री सेल्सियस वो पहुंच गया आपका 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, मतलब इंडिविजुअली इनका था मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, पर जब इन दोनों को मिक्स करा गया तो उसने एक नया कंपाउंड फॉर्मेशन करा जिसका मेल्टिंग पॉइंट और भी ज़्यादा कम हो गया। तो इसका मतलब यही होता है इक्वेटिक मिक्सचर का मतलब, ठीक है। तो हम लिक्विफिकेशन को मैनेज कर सकते हैं इसके थ्रू। तो एक से एग्जांपल है मिथॉल कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनको मिक्स करा हमने। तो मिक्स करने के बाद अगर क्या करेंगे हम लोग, फिर इसका प्रिपरेशन तैयार करेंगे कैम्फर ऑयल मीथेन का, ये क्या बन गया, एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार हो गया। और उसके बाद ट्राइचुरेटेड करेंगे, फिर इसको हम लोग मिलाएंगे ट्राइचुरेटेड उसमें चाइना डिश वगैरह में इसको कूटेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड जब तक ना बन जाए। ऐड लाइट मैग्नीशियम फिर उसमें मिलाएंगे। ये बनाने का तरीका है एक्चुअल में, इसको कैसे बनाया जाता है। अब हम बी पे आते हैं, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़। तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, ऐसे ऐसे इनकम्पैटिबिलिटी जो केमिकली रिएक्ट करने के बाद होते हैं, ठीक है ना। कोई भी दो इंग्रेडिएंट है वो आपस में टॉक्सिक बन, या तो वो टॉक्सिक इफेक्ट दिखा सकते हैं या फिर इनएक्टिव प्रोडक्ट में भी फॉर्म्ड, मतलब ऐसा मेडिसिन तैयार होगा जो इनएक्टिव होगा। तो मतलब आप उसको खा भी लोगे तो बॉडी में कोई थेरेपेटिक इफेक्ट शो नहीं होने वाला है अगर ऐसा कुछ हो जाए तो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में केमिकली जगह, मतलब केमिकल रिएक्शन की वजह से ऐसे इनकम्पैबिलिटीज़ आते हैं। तो इसके टाइप क्या होते हैं, पहले तो ये टाइप देख लेते हैं हम लोग, टाइप और मेथड। पहले ये टाइप का मतलब समझना आप, ठीक है ना। टाइप हम आगे पढ़ेंगे, एक्चुअल में इसके बारे में डेफिनेशन बता देता हूँ।
तो केमिकल इनकम्पेबिलिटी दो तरह के होते हैं। एक तो टॉलरेटेड, जो हम टॉलरेट कर सकते हैं, लाइक आपको पता है कि इनकम्पेबिलिटी हो चुका है पर उसको वो टॉलरेट कर सकते हैं हम उसको। लाइक कलर चेंज हो गया, मान लो ऑरेंज कलर आना चाहिए था पर रेड कलर आया, पर आपको पता है थेरापिटिक का अफेक्ट शो, मतलब जो खांस जैसे कफ सिरप है वो, पर कफ सिरप का काम कर रहा है वो अच्छे से, तो हम लोग इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम नेगलेक्ट कर सकते हैं इसको चाहे तो, क्योंकि हमें रेड या फिर ऑरेंज से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वो एक तरह से आपका टॉलरेटेड में आ गया। तो इन टॉलरेटेड कम्पलेटेड द केमिकल इंटरेक्शन में भी मिनिमाइज को कम कर सकते हैं बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, मतलब मिक्सिंग के मेथड को अगर हम बदल दें या फिर मैनर वाइज करें तो उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी अल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आपका दूसरा होता है एडजस्टेड, मतलब ये इनकम्पेबिलिटी आ गया तो आपको कुछ ना कुछ करके उस इनकम्पेबिलिटी को कम करना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम बोला गया एडजस्टेड, मतलब एडजस्ट करने की ज़रूरत है इसमें। इन एडजस्टेड इनकम्पेबिलिटी द केमिकल कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिशन, इसको मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ डालेंगे जिससे कि इसको एडजस्ट कर सकें हम, या तो कुछ डालने की ज़रूरत होगी या तो कुछ निकालने की ज़रूरत होगी आपके कंपाउंड में से। तो क्या हो सकता है, वन इंटरप्रिटेशन विद द इक्वल थेरेपेटिक वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैफीन सिट्रेट कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद ओनली कैफीन, मतलब ऐसा कोई हम मेडिसिन बना रहे हैं जिसमें कैफीन और कैफीन सिट्रेट की ज़रूरत थी, पर उसके जगह पे हम सिर्फ कैफीन यूज़ करेंगे। कहाँ पे, सोडियम साइल मतलब सोडियम साइलिक एसिड एंड कैफीन सिट्रेट, ये दो आपस में मिला रहे थे हम, ठीक है। मान लो ये दो कंपाउंड आपस में मिला रहे थे एक मेडिसिन पर तैयार करने के लिए, पर अगर हम मान लो ये कोई केमिकल इनकम्पेबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है, आपस में रिएक्ट नहीं होके कोई इनकम्पेबिलिटी, केमिकल इनकम्पेबिलिटी शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सोडियम सैलिसाइलेट लेंगे और उसको किससे मिलाएंगे, सिर्फ कैफीन से मिलाएंगे, तब इस वक्त ये केमिकल इनकम्पेबिलिटी शो नहीं करेगा, हम सिट्रेट को छोड़ देंगे, सिट्रेट को हम छोड़ देंगे। तो इस तरह के इनकम्पेबिलिटी को केमिकल इनकम्पेबिलिटीज़ कहते हैं, जो कि एडजस्ट करा जा सकता है इसी तरह के। तो एडजस्टेड में दो तरह के आ जाते हैं आपको, ठीक है। मान लो पीपीटी बन गया आपका, ये पीपीटी बन गया, दो तरह के होते हैं पीपीटी, एक तो होते हैं डिफ्यूजिबल, ठीक है, और एक होता है आपका नॉन या फिर इनडिफ्यूजिबल, ठीक है, इनडिफ्यूजिबल। ये दो तरह के पीपीटी तैयार होते हैं, ठीक है ना, जब केमिकल इनकम्पेबिलिटीज़ होता है एडजस्टेड नेचर में। तो ये सारा हम एडजस्टेड वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एडजस्टेड वाला पढ़ रहे हैं हम। पीपीटी तैयार हो गया। पीपीटी को हम कैसे कर सकते हैं, अगर मान लो दो तरह के पीपीटी होते हैं, एक तो होता है डिफ्यूजिबल और एक होता है इनडिफ्यूजिबल, ठीक है, इनडिफ्यूजिबल। तो मेथड ए कब यूज़ करेंगे हम लोग, मेथड ए तब यूज़ करेंगे जब कंपाउंड क्या हो, मतलब पीपीटी आपका जो बन रहा है उस आपके कंपोनेंट में या फिर कंपाउंड जो आपने तैयार करा है उसमें, मान लो पीपीटी बन रहा है, पर वो पीपीटी आप उसको मिक्स कर रहे हो, स्टीर कर रहे हो, तो डिफ्यूजिबल है, मतलब डिफ्यूज़ हो जा रहा है, ठीक है, बन जा रहा है वापस पर डिफ्यूज़ हो जा रहे हैं। तो जब हम तैयार, तब जो अप्लाई होगा मेथड, वो होगा मेथड ए अप्लाई होगा वहाँ पे। अब मेथड ए है क्या, ठीक है, द मैथड इज़ फॉलोइंग व्हेन द डिफ्यूजिबल प्रिसिपिटेट आर फॉर्म इन द वेरी स्मॉल क्वांटिटी। फिर इसको क्या होगा, डिवाइड द व्हीकल इंटू टू, दो हिस्सों में व्हीकल को बांटो। डिजॉल्व वन द रिएक्टिंग सब्सटेंस इन वन, आधा आधा मतलब आधा आधा कर लो दो अपने इसमें ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में। मिक्स टू पोर्शन ऑफ स्लोली, उसको स्लोली स्लोली मिक्स करो, ठीक है ना, रैपिडली स्टीर करते वक्त। फिर क्या करना है हमें, फिर जब आप मिक्स कर लोगे तो ये तब मेथड ए को हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिफ्यूजिबल था वो, हम मिक्स करने से उसको ठीक कर सकते थे। पर क्या हो, वो पीपीटी अगर डिज़ोल्व ना हो, लाइक सैंड एंड वाटर, मतलब ऐसा इस तरह का ऐसा कुछ मैं बता रहा हूँ लेमन लैंग्वेज में एग्जांपल, ठीक है। लेमन लैंग्वेज मतलब वही होता है जो आप पेपर में तो नहीं लिख सकते पर समझने के लिए काम आता है। तो मेथड बी तब हम अप्लाई करेंगे। इट फॉर्म व्हेन इंडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड इन लार्ज क्वांटिटी, डिवाइड द व्हीकल इनटू टू इक्वल पार्ट, ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है। डिजॉल्व ऑन रीचिंग सब्सटेंस इन वन पोजीशन, उसको वेट कर लो, फिर आप क्वांटिटी ऑफ कंपोस्ट ट्रैगाकैंट पाउडर डालो इसमें, ठीक है ना, 2 ग्राम पर 100 ml। तो फिर उसको ट्रांसफ़र कर लो अपने मोटार में। उसके बाद उसको अच्छे से स्मूथ म्यूसिलेज बनाओ। स्मूथ म्यूसिलेज होता है एक तरह सा नॉन, मतलब एक तरह सा पेस्ट टाइप, पर वो इतना भी ज़्यादा विस्कस नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन ऐड रिड्यूसिंग सब्सटेंसेज, मिक्स टू पोर्शंस बाय स्लोली एडिंग वन पोर्शंस टू द अदर विथ रैपिडली स्टीयरिंग, ठीक है। अ सेकेंडरी लेवल, शेक द बॉटल बिफोर यूज शुड बी फिक्स्ड ऑन द कंटेनर व्हेन मेथड ए और मेथड बी इज़ फॉलोइंग इन डिस्पेंसिंग। तो मेथड बी तब यूज़ करेंगे। इस मेथड बी में आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे केमिकल की ज़रूरत पड़ेगी जो, मतलब हम मेथड ए में सिर्फ स्टीर कर रहे थे, मिक्स कर रहे थे, लाइक चीनी और पानी, उसको आप मिक्स करके ठीक हो गया तो वो मेथड ए कहलाएगा।
पर मिट्टी और पानी आप मिक्स करोगे तो मतलब मड या फिर सैंड और वाटर मिक्स करोगे तो वो मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। तो उसकी जगह पे मेथड बी यूज़ होगा। तो अब मान लो सैंड और वाटर था, इनको मिक्स करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ा आपको, ट्रैगा कैन का ज़रूरत पड़ा। ये एग्जांपल नहीं है, लेमन लैंग्वेज है, समझाने के लिए बस, ठीक है। तो मेथड ए, कहीं पर भी आप मेथड ए और मेथड बी को यूज़ करोगे तो उसमें आपको जब आप बोतल में आपने मेडिसिन तैयार कर लिया तो बोतल में आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा कि इसको शेक कर ले यूज़ करने से पहले पहले, ठीक है। फिर आता है आपका एग्जांपल्स ऑफ केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज़ के एग्जांपल्स कितने होते हैं, ये है मेन, ठीक है, ये है मेन। तो इसके एग्जांपल्स होते हैं 5 तरह के, एक्चुअल में 6 तरह के होते हैं, पर मैं पढ़ाऊँगा सिर्फ 4, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, जो बहुत मेन है, यही पेपर में आएंगे, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। तो आपका पहला होता है अल्कलाइडल इनकम्पेटिबिलिटी, सोल्यूबल सैलिसाइलेट, सोल्यूबल आयोडाइड्स। सोल्यूबल आयोडाइड्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज़ ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है। मिसलिनियस, बस ये 4, बाकी जो इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ इमल्सिंग एजेंट ये इतना खास नहीं है, पर इसको करना चाहे तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मेन नहीं था, पहला दूसरा चौथा पाँचवा ये मेन है, ठीक है। तो हम पहले के बारे में पढ़ते हैं, एल्कोलाइडिकल इनकम्पेटिबिलिटी। तो इसको याद करने का तरीका मैं लास्ट में बताऊंगा, बहुत शॉर्ट में, बस अब यहाँ पे समझ लो। एल्कोलाइडल एक वीक बेसिस होते हैं, ये ऑलमोस्ट इनसॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं लगभग लगभग। पर जो एल्कोलाइडल के सॉल्ट होते हैं, लाइक एल्कलॉइड, ऐसे सॉल्ट मतलब लास्ट में Cl या फिर ऐसा कुछ मिल रहा है तो उसको सॉल्ट कहते हैं हम। तो ऐसा बेस जिसके साथ सॉल्ट मिक्स हो तो वो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, पर जो प्योर एल्कलॉइड होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो इफ़ दिस सॉल्ट आर डिस्पर्स इन एल्कलाइन प्रिपरेशन सच ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन अमोनिया, मान लो अमोनियम एसीटेट है, ये वाटर में मतलब नहीं है डिजॉल्वेबल अच्छे से, ठीक है ना। पर क्या हो अगर एरोमेटिक स्प्रेड डाल दे, एरोमेटिक मतलब जिनमें क्लोरीन ब्रोमीन ये सब प्रेजेंट हो, मतलब जो सॉल्ट टाइप के होते हैं, नमक टाइप के होते हैं, तो उनको डाल दिया जाए अमोनियम एसीटेट के अंदर, तो फिर वो क्या बन जाएंगे, ये पहले ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, फिर ऐसा कंपाउंड बनाएगा जो वाटर के साथ मिक्स ईजिली हो जाता है, ठीक है ना। तो द फ्री अल्कालाइडर में बी प्रेसिपिटेट, however they are not always precipitated because all alkaloids are slightly soluble in water। तो बस ये कुछ खास नहीं था, पर ये तो ये कुछ इसके एग्जांपल है, अमोनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, टिंचर, इनको मिक्स कर दो, फिर आप टिंचर एपेस कंटेंट अल्कोलाइड एमिटेंस, ठीक है ना। द सॉल्यूबिलिटर, इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं जब इसमें ये डाल दें, तो फिर यही है, फिर इसको प्रिस्क्राइब कर दे और इसमें स्ट्राइचिन डाले, ठीक है। फिर दूसरा है आपका एल्कोलाइडल सॉल्ट विथ सॉल्युबल आयोडाइड्स। तो इसमें जब इसमें स्ट्राइचिन यूज़ होगा, ठीक है ना, स्ट्राइचिन यूज़ होगा इनको सॉल्युबल बनाने के लिए, बस सिंपल सी बात है। फिर आपका आता है एल्कोलाइड सॉल्ट विथ टेनिस, इसमें भी वही है, टेनिस यूज़ होगा, ठीक है ना, कंटेनिंग टेनिस। इसमें क्या यूज़ होगा, एल्कोलाइड सॉल्ट के साथ टेनिस को मिलाएंगे हम लोग, तो फिर वो मिस मतलब जो भी पहले नहीं हो रहा था डिज़ोल्व, अब डिज़ोल्व होने लग जाएगा। ये कोई खास नहीं था, उन्हें आप इग्नोर भी कर सकते हो। अब यहाँ आते हैं हम लोग अमोनियम अल्कलाइड विद सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलेट से, ठीक है। तो सैलिसाइलेट्स लिखा हुआ है एक्चुअल में ऊपर, थोड़ा सा रह गया होगा। द क्विनिन कंपाउंड आर कंपाउंड विद द सैलिसाइड इन द फॉर्म ऑफ इनडिसिबल फॉर्मेट। तो ये अभी मैं बस ये बस पढ़ लो, मैं जो लास्ट में पढ़ाऊँगा वो मैंने वो आपने समझ लिया तो मतलब ये पूरा आपको आ जाएगा बिना याद करे, ठीक है। तो अब फिर आता है आपका एल्कलाइड सॉल्ट्स विद सॉल्यूबल आयोडाइड, ये भी कुछ खास नहीं है, तो मैं इसको भी कट करवा रहा हूँ, आप कर सकते हो, ये मेन था। सॉल्युबल सॉलिड इनकम्पेटिबिलिटी, अब ये आ जाता है थोड़ा सा, सॉल्युबल विद फेरिक एसिड, फेरिक एसिड इनसॉल्युबल होता है, और यहाँ पे मेथड बी की ज़रूरत होती है। फिर यहाँ पे आ गए हम लोग सोडियम सैलिसाइलेट्स विद एल्कोलाइड बाइकार्बोनेट। हम जब भी किसी भी चीज़ को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, NaSCO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या प्रोड्यूस करता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। बस ये याद रख लेना, हम लास्ट में पढ़ेंगे, समझ जाओगे आप। फिर आता है आपका सोल्यूबल सैलिसाइड विद बेंजोइक एसिड, कुछ भी कहीं पर भी आप डालोगे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा। सोल्यूबल आयोडाइज इनकम्पेटिबिलिटीज 3 तरह के होते हैं, ये रहा। फिर आपका आता है लास्ट में इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सेम वही है, मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट को आप किसी के साथ भी रिएक्ट करवाओगे वो क्या रिलीज़ करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद कर लेना, बस यही मेन है। बाकी आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। मिसलीनियस केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज, सेम वही चीज़ है, सोल्यूबल बारबिट्यूरेट्स विथ अमोनियम इन दोनों को रिएक्ट करवाओगे तो क्या बना लेगा वो, मिसलीनियस केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी बना लेगा। या फिर पोटेशियम क्लोरेट को ऑक्सीडाइज सब्सटेंस के साथ। और इसका जो मेन चीज़ ये है, ये रहा, इनकम्पेटिबिलिटी विथ इमल्सीफाइंग एजेंट, इमल्सन प्रिपेयर्ड विथ alkali metals incompatibility with salts producing polyvalent cations।
Due to the soluble decomposition, a polyvalent soap is formed which invert the emulsion. And emulsion is inverted when the dispersed phase become the continuous phase and vice versa. ठीक है। तो पहला इसको शॉर्ट में बस ये फिगर देख लो, आपको समझ आओगे। मान लो पहला चीज़ है जो ऑयल, वाटर इन ऑयल नेचर का है, ठीक है। तो हम उसमें ऐसा कुछ डालेंगे, पॉलीवैलेंट कैटायन वगैरह डालेंगे, जो कि वो क्या बना देगा, अपोजिट कर देगा इसका नेचर। पहले ये वाटर इन ऑयल था, पर जब हमने ये डाला, मतलब ऐसा कंपाउंड डाला इसमें, पॉलीवैलेंट कैटायन डाला, तो ये क्या हो गया, फेस चेंज हो गया। फेस चेंज होने की वजह से क्या हो गया, पहले ये वाटर इन ऑयल था, अब ये किस में बन गया, ऑयल इन वाटर फेज में कन्वर्ट हो गया। यही था शॉर्ट में। अगला आता है कलर स्टेबिलिटी ऑफ डाइज। द कलर ऑफ द मोस्ट ऑफ डाइज यूज इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आयनाइजेशन, ठीक है ना, विच डिपेंड्स ऑन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो यही बात है, कलर जो जितने भी आपको दिखते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, आयोनाइजेशन के वजह से कलर बनाया जाता है, ठीक है ना। मतलब आयोनाइजेशन के हेल्प, आयोनाइजेशन की थ्योरी के हेल्प से हम कोई भी कलर बना सकते हैं, ठीक है ना। अब कैसे एडजस्ट करेंगे हम लोग कलर का लेवल। तो अगर आपको रेड कलर चाहिए तो आप उसका पीएच कम होना चाहिए, ठीक है। ब्लू चाहिए आपको कोई भी कलर, तो उसका पीएच ज़्यादा होना चाहिए। मतलब पीएच को एडजस्ट करके आयनाइजेशन की थ्योरी के हेल्प से कलर हम स्टेबिलिटी बना सकते हैं, ठीक है ना। द फिनोल्फथालीन डाइज इज कलरलेस होता है एक्चुअल में। क्यों कलरलेस होता है, क्योंकि जो क्या होता है उसमें एसिड सॉल्यूशन होता है, बट रेड इन अल्कलाइन मिक्सचर। सॉरी मैंने शायद उल्टा बता दिया। तो फिनोल्फथालीन आपको पता है, जब आप उसको देखोगे अपने लैब्स में तो वो आपको कलरलेस मिलेंगे, पर जब भी वो अल्कलाइन बन जाते हैं तो आपको कौन सा कलर शो करते हैं, रेड कलर शो करते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट में आते हैं, लास्ट आपका आ गया थेरेपेटिक अफेक्ट। ये क्या होते हैं, ये बहुत मेन है, यही पेपर में आता है 10 मार्क्स में 90%, ठीक है ना। ये समझ लेना, इट मे बी रिजल्ट बाय प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन ड्रग ऑफ द पेशेंट विद द इंटेंशन ऑफ प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक, मतलब मान लो कोई प्रिस्क्राइबर है और एक पेशेंट है, तो पेशेंट ने अपना अपना तकलीफ बता दिया, प्रिस्क्राइबर ने समझ लिया, ठीक है, और उसने मेडिसिन लिख के उसको दे दिया। पर इसने जो मेडिसिन दिया है कि सोच के कि मान लो कफ सिरप दिया, उसको कफ की प्रॉब्लम है, तो इसने इसने सोच के दिया कि कफ, जो मेडिसिन उसने लिखा, इस इंटेंशन के साथ साथ दिया कि इसका कफ ठीक हो जाएगा। पर जब जो पेशेंट था, जो कंज्यूमर था, वो यूज़ कर रहा है जब कफ सिरप, तो कुछ कफ तो ठीक हो गया, पर ज़रूरी नहीं है कि कफ ही ठीक हुआ। मान लो उसके साथ साथ कोई और डिजीज़ उसको हो गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम अदर काइंड ऑफ रीजंस। अब वो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, तो ये बताएंगे। तो पहला होता है रीज़न एरर इन डोजेज। मान लो प्रिस्क्राइबर है जो, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं एरर इन डोजेज। तो मैं इसको शॉर्ट में पहले बता देता हूँ। जो भी मान लो डॉक्टर है, उसको मान लो लिखना था 200 mg, ठीक है, पर उसने गलती से 20 या फिर 2000 mg लिख दिया। तो जो वो होता है आपका फार्मासिस्ट, वो तो प्रिस्क्राइब जो भी होगा उसको मेडिसिन, तो अगर 2000 लिखा होगा तो उसने 2000 mg वाला दे देगा मेडिसिन, जो कि एक कॉज कर सकता है पेशेंट को उसके मतलब और भी ज़्यादा सीवियर कंडीशन कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, मैनी थेरेपेटिक इनकम्प्लीट रिजल्ट इन द एरर इन रिटर्न, मतलब राइटिंग में कोई दिक्कत हो जाता है जब, तब ये इनकम्प्लीटी होता है। दिस मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ डोजेज एरर इन द डिस्पेंसिंग इज ओवर डोज। तो कम डोज हो तो लगभग लगभग कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है इतना देखा जाए तो, पर जब ओवर डोज हो जाता है ना, तब ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस, एरर होने के चांसेस हो जाते हैं। इट बिकम ड्यूटी ऑफ द फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती है ये कि प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करने से पहले एक बार चेक कर ले। फार्मेसी इज ऑफ्टन इन द पोजीशन ऑफ डिलेट सच एज एरर एंड हेल्प अबाउट द प्रॉब्लम्स। तो ज़रूरी नहीं है फार्मासिस्ट एक डॉक्टर को भी प्रिस्क्राइब करने के बाद एक बार चेक कर लेना चाहिए हर चीज़ मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के बाद। और फार्मासिस्ट की भी एक ड्यूटी होती है कि उसको भी डिस्पेंस कर ले, और जब उसको डिलीवर करे उससे देने से पहले भी चेक कर लेना एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसका कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, सो ये मैं नहीं कर पाऊँगा, आप पढ़ सकते हो खुद। अब आता है रॉन्ग डोज या फिर डोज फॉर्म। रॉन्ग डोज क्या हो जाएगा आपका, मान लो आप मतलब जो डॉक्टर को लिखना था वो लिखना था प्रेडनोसिन, प्रेडनीसोन, ठीक है, पर उसने जो गलती से प्रेडनीसोनल लिख दिया। और एक और एग्जांपल है इसका, डिगोसिन लिखना था उसको, पर उसने क्या लिख दिया, डिगिटॉक्सिन। अब ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्टर है उसी ने गलत लिखा हो। मान लो प्रिस्क्राइबर ने लिया, ठीक है ना, मतलब जो फार्मासिस्ट ने प्रिस्क्राइब लिया, मतलब जो पर्ची होता है उसने वो लिया, और उसमें जो डॉक्टर की हैंड राइटिंग थी, उस प्रेडनिसोन लिखा था उसने,
पर उसने उसको गलत पढ़ा और प्रेडनिसोलोन उसके मतलब जो भी उसको समझ में आया कि प्रेडनिसोलन देना था तो उसने प्रेडनिसोनल दे दिया। तो और क्या है, जैसे मान लो डिगिटॉक्सिन लिखा हुआ था उसमें, पर जो भी है फार्मेसी उसने गलत पढ़ा और डिगिटॉक्सिन दे दिया। तो ये कोज कर सकता है पेशेंट को बड़ा वो प्रॉब्लम, ठीक है। यही है। अगला क्या आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स, ये क्या होते हैं? दे आर द सर्ट ठीक है, मान लो एक पेशेंट और डॉक्टर है, ठीक है। तो डॉक्टर ने पेशेंट ने बताया कि उसको कफ़ की प्रॉब्लम है, तो उसने डॉक्टर ने समझ गया कफ़ था और उसने कफ़ की मेडिसिन दे दी। पर अब रीज़न मैं बताता हूँ, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब है। तो क्योंकि उसने कफ़ अपना जो डिजीज़ बताया वो कफ़ बताया, पर इसने ये नहीं बताया कि उसको जो हिडन डिजीज़ क्या क्या है। लाइक उसको बीपी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो शुगर इनटेक नहीं कर सकता है, और उसको मान लो किसी चीज़ से वो एलर्जिक है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, अब डॉक्टर को तो पता नहीं था, उसने कफ सिरप लिख दिया। कफ सिरप में मेनली सुक्रोज वगैरह होता है। तो उस और क्योंकि उसको पता नहीं था उसको बीपी की प्रॉब्लम है, तो जब पेशेंट उसको इंटेक करेगा तो ग्लूकोज बिकॉज ऑफ बीपी या फिर ग्लूकोज लेवल उसका डाउन या हाई हो सकता है उस कोज में, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल भी ये कुछ लिखे हुए हैं। और एलर्जी भी हो सकता है, मान लो पेनिसिलिन था, ठीक है, कोई भी पेनिसिलिन होते हैं ना, तो जिसको एलर्जी होती है, बॉडी एलर्जी होती है, स्किन एलर्जी होती है, तो वो पेनिसिलिन नहीं ले सकते। पर डॉक्टर को उस वक्त नहीं पता था कि वो किसी से एलर्जिक है और उसने रिकमेंड कर दिया पेनिसिलिन का, तो वो कुछ कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये आ गया कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स। अब आपका अगला आता है सिनर्जिस्टिक और या फिर एंटागोनिस्ट। तो सिनर्जिस्टिक क्या होगा? ऐसा ड्रग प्रिस्क्राइबर ने दे दिया, लाइक मेरे को बुखार भी है और हेडेक भी है, ठीक है। तो डॉक्टर ने मेरे को ऐसा दवाई दिया बुखार का और दवाई का, ठीक है। तो उस उन्होंने तो अपने हिसाब से ठीक दिया, पर उन तो जब मैं घर आके उसको इनटेक करा उस मेडिसिन को, तो बुखार की जो मेडिसिन थी और हेडेक की जो मेडिसिन थी, जब पेट में जाने के बाद वो आपस में रिएक्ट करके कुछ अलग तरह का मेडिसिन बन गया, जो कि क्या प्रॉब्लम कोज भी कर सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कुछ अफेक्ट शो ही ना करे, ठीक है। तो सिनर्जिस्टिक में ऐसा होता है, या तो कुछ अफेक्ट शो भी नहीं करेगा, या तो ऐसा अफेक्ट शो कर देगा कि और भी गंदा कंडीशन हो जाएगा आपकी बॉडी का, ठीक है। अगला आता है आपका एंटागोनिस्ट। क्या होता है? एंटागोनिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। एंटागोनिस्ट मतलब, अब ये देखो, सिनर्जिस्टिक में था वो आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, पर एंटागोनिस्ट में था कि आपस में ही रिएक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप के नेचर होंगे, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट नहीं करेंगे तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसके वजह से भी ये हो सकता है कि आपको कोई अफेक्ट शो नहीं होगा आपके बॉडी में, मतलब आपका बुखार वैसा का वैसा रहेगा, हेडेक वैसा का वैसा रहेगा। या फिर ये ज़रूरी नहीं है कि ये बुखार ठीक हो गया, हेडेक भी ठीक हो गया, पर ऐसा भी हो सकता है कि नया प्रॉब्लम कॉज कर सकता है ये, बिकॉज ऑफ एंटागोनिस्ट इन नेचर। फिर आपका अगला आता है ड्रग इंटरैक्शन। मतलब ऐसा आपने ड्रग लिया, वो आप बॉडी में अंदर जाके जो अलग अलग कंपाउंड होते हैं उनके साथ इंटरैक्ट करके एक नया कंपाउंड बना लिया और आपकी बॉडी में कोई डिफेक्ट पैदा कर सकता है, ठीक है। तो एक बार मैं तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मेन आते हैं फर्स्ट पेज में। फर्स्ट पेज में क्या था, मैंने आपको बताया था कि हम मतलब ये इसी पेज में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये देखो कैसा, इसमें कोई शॉर्ट फॉर्म तो नहीं है, पर ये पूरा एक पेज है और बहुत शॉर्ट में लिखा है, तो आप इजीली याद कर दोगे, इसलिए मैंने इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाया है, ठीक है। तो पहला आपको बताता हूँ, इनकम्प्लेटिबिलिटी क्या होता है? अनेबल टू एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है ना। ऐसा कोई कंपाउंड जो आपस में रिएक्ट ना करे और एग्जिस्ट टुगेदर ना हो पाए, तो इसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? सेफ्टी में प्रॉब्लम आ सकती है, और इफेक्टिवनेस में, मतलब ज़्यादा कम इफेक्ट कर सकता है बॉडी में, या फिर ज़्यादा इफेक्टिव बना देगा उस ड्रग को, तो वो प्रॉब्लम कोज कर सकता है। तो इनकम्पेटिबिलिटी के एग्जाम्पल्स टाइप्स कितने होते हैं वो आपको बताता हूँ मैं। ये 3 तरह के होते हैं। ये तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी पैदा कर सकता है, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी पैदा कर सकता है, और थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी पैदा कर सकता है। तो ये हो गया। अब देखो फिजिकल में आते हैं। फिजिकल में कुछ लिखे हुए, इमिसिबल हो सकता है नेचर, इंसोल्युबिलिटी, पीपीटी फॉर्मेशन, लिक्विफिकेशन, चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ इंग्रेडिएंट। तो फिजिकल इजी था, ये इजीली याद हो जाएगा। केमिकल में 2 तरह के होते हैं, टॉलरेटेड, एडजस्टेड। तो टॉलरेटेड को आप मिक्स कर सकते हो अपने स्टीरर से, या फिर जो भी ग्लास रॉड होता है उससे मिक्स करके उसको ठीक कर सकते हो। पर एडजस्टेड में आपको कुछ मिलाने की ज़रूरत पड़ती है, वो हो सकता है मेथड ए या फिर मेथड ए किस लिए यूज़ होता है? अगर आपका जो पीपीटी बन रहा है वो डिफ्यूजिबल हो, तो फिर क्या होगा? मेथड ए यूज़ होगा। मेथड बी कब यूज़ होगा? जब आपका जो पीपीटी बन रहा है वो इनडिफ्यूजिबल हो, और इसमें कुछ हम लोग नया चीज़ डालेंगे, ऐसा कंपाउंड डालेंगे जो फिर उसके बाद जब हम उसको मिलाएंगे तो वो ईजिली मिक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल है ट्राइगाकैंथ।
अब इसके जो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी के जो एग्जांपल है वो होते हैं आपके, ये 4 टाइप के होते हैं। अल्कालॉइड जो मेन है यही बता रहा हूँ, अल्कालॉइडिकल इनकम्पेटिबिलिटी, फिर आता है सैलिसाइलेट इनकम्पेटिबिलिटीज़, फिर इंक्रीमेशन ऑफ CO2, मतलब ऐसा जो CO2 प्रोड्यूस करे वैसा इनकम्पेटिबिलिटीज़, फिर आता है आपका मिसलिनियस इनकम्पेटिबिलिटीज़। तो अल्कालॉइडर में देखो 3 एग्जांपल दे रखे, स्ट्राइचिन, HCl, इन दोनों को रिएक्ट कराओगे। फिर दूसरा क्या है, स्ट्राइचिन किया है, बहुत इजी वे में लिखा हुआ है, ये जल्दी याद हो जाएगा। फिर स्ट्राइचिन पोटेशियम आयोडाइड को मिलाओगे तो फिर अल्कालॉइडर इनकम्पेटिबिलिटी पैदा होगा। या फिर आप अल्कालाइड के सॉल्ट को और सेलिसाइलेट के साथ मिलाओगे तो अल्कालॉइडिकल अल्कालॉइडल इनकम्पेटिबिलिटी पैदा होगा, ठीक है ना। अब ये देखो इसका मतलब क्या है, जब आप स्ट्राइचिन और HCl को मिलाया एरोमेटिक स्पिरिट के साथ तो एक इनडिफ्यूजिबल पिपिट पैदा हुआ। तो आपको पता है जब इनडिफ्यूजिबल सब्सटेंस पैदा हो तो हम मेथड ए का यूज़ करते हैं उसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखा गया है, स्ट्राइचिन और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया आपने तो एक डिफ्यूजिबल सब्सटेंस पैदा हुआ, डिफ्यूजिबल पीपीटी पैदा हुआ, मतलब प्रेसिपिटेट पैदा हुआ, और उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, मेथड ए के थ्रू कर सकते हैं। फिर थर्ड है आपका एल्कालॉइडल सॉल्ट को किसके साथ मिलाया आपने, सैलिसाइलेट के साथ मिलाया। फिर ये किस तरह का नेचर होगा इनका, जो बनेगा इनडिफ्यूजिबल सब्सटेंस पीपीटी बना लेगा ये, और उसको ओवरकम करने के लिए अब जब इनडिफ्यूजिबल हो तो मेथड बी का बी यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें ट्राइक्लोकैंथ को भी मिला सकते हैं, तब वो ओवरकम हो जाएगा। फिर आपका आता है सैलिसाइलेट, कैसे मतलब जो इनकम्प्लीटी होता है ये कैसे पैदा होता है, जब हम सैलिसाइलेट को फेरिक कोई भी सॉल्ट, ठीक है ना, किसी भी मेटल सॉल्ट के साथ, तो कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, कुछ भी सॉल्ट, तो यहाँ पे लिया है हमने फेरिक सॉल्ट, ठीक है ना। फेरिक सॉल्ट जब सैलिसाइलेट के साथ मिलाया हमने तो वो की तरह से क्या बना लेगा, पीपीटी बनाएगा जो कि होगा इनडिफ्यूजिबल। इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग मेथड बी का यूज़ करेंगे। सब मेथड बी का यूज़ होगा आगे, बस ये दो में ही मेथड ए का यूज़ हो रहा था, ठीक है। अब आता है सैलिसाइलेट्स को बेंजोइक एसिड के साथ मिलाया हमने, बेंजोइट्स विथ एसिड के साथ मिलाया तो क्या बनाएगा, इंडिफ्यूजिबल पिपिट पैदा करेगा जो कि हम ओवरकम कर सकते हैं मेथड बी के थ्रू। फिर आपका वही है सैलिसाइलेट, फिर अल्कलाइन सब्सटेंस के साथ मिलाया हमने तो इंडिफ्यूजिबल पिपिट बनाया इसने, पिपिट कह रहा हूँ, इंडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बनाया इसने, मेथड बी के थ्रू हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पर भी अल्कोलाइड सॉल्ट और सैलिसाइलिक एसिड था, ठीक है ना, और यहाँ पर भी वही है, लास्ट में मैंने लिख रखा है क्योंकि एग्ज़ाम्पल हम हर में सेम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सैलिसाइलेट है और वहाँ पर भी सैलिसाइलेट है, तो ये भी इसका एग्जांपल हो सकता है। तो अल्कोलॉइड सॉल्ट के साथ सैलिसाइलेट मिलाएंगे तो इंडिफ्यूजिबल सब्सटेंस पैदा करेगा, और उसको ओवरकम करने के लिए हम मेथड बी का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इंक्रिमिनेशन ऑफ CO2 लिबरेशन, तो हमें ऐसा कोई रिएक्शन करवाना है जिसमें CO2 प्रोड्यूस हो, तो सिंपल सी बात है, जहाँ कहीं पर भी हम अगर सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे तो उस केमिकल रिएक्शन में CO2 ऑब्वियसली निकलेगा ही निकलेगा। तो ऐसा कोई भी आप रिएक्शन लिख सकते हो जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ हो, ठीक है ना, तो आप उसको एक्सपेंड आप और कर सकते हो। मैंने फिलहाल सिर्फ 2 ही लिखा है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हम कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम या फिर कोई भी मेटल आप जब भी रिएक्ट करवाओगे तो क्या निकलेगा, CO2 बाहर, मतलब CO2 क्या निकलेगा, रिलीज़ होगा, ठीक है। फिर बिस्मिथ और नाइट्रेट को, बिस्मुथ प्लस नाइट्रेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट को मिक्स करोगे तो क्या होगा, सोडियम, कुछ भी रिएक्शन हो, बस मेन चीज़ जो यहाँ पे लिखने वाली बात है, CO2 लिबरेट होगा उसमें से। लास्ट में आता है मिसलेनियस इनकम्पैटिबिलिटी, तो इसमें पहला जो इसका एग्जांपल है, बारबिट्यूरेट को किसके साथ मिलाना है, अमोनियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो एक इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बनाएगा ये। अब उसको ओवरकम कर लेंगे, ऑब्वियसली बात है आपको मेथड बी का यूज़ होगा, ठीक है। फिर दूसरा इसका एग्जांपल है, पोटेशियम क्लोरेट को किसके साथ मिलाना है, चारकोल सल्फर के साथ मिलाना है प्लस सुक्रोज, तो इन तीनों को जब आप मिलाओगे तो एक इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट पैदा होगा। इसको ओवरकम करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, मेथड बी का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम लास्ट में आते हैं थेरापिटिक इफेक्ट। तो थेरापिटिक इफेक्ट क्या शो करेगा, मतलब कैसे होता है ये, जब आप जो भी फार्मासिस्ट ने या फिर किसी ने भी प्रिस्क्राइबर ने या फिर फार्मासिस्ट ने ओवर डोज दे दिया मेडिसिन का, तब ये शो होगा। दूसरा क्या हो सकता है, सिमिलर ड्रग नेचर, ऐसे ड्रग जो आपस में सिमिलर नेचर के हो और वो दो मिल के एक नया ड्रग बना ले और वो कुछ अलग ही चीज़ आपके बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं। थेरेपिटिक का अफेक्ट मतलब दूसरा ही कर रहे हैं, फीवर का करना था पर वो कुछ और कर रहा है, लिवर में अफेक्ट कर रहा है, कुछ और कर रहा है। तीसरा है आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब मतलब कोई पेशेंट एलर्जिक है किसी चीज़ से, मान लो पेनिसिलिन से, और डॉक्टर ने उसको रिकमेंड कर दिया पेनिसिलिन, पर उसने जब खाया तो वो क्योंकि पेनिसिलिन से एलर्जिक था और उसको एलर्जिक कॉज हो गया, तो इस वाले थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग।
इनकम्पेबिलिटी। डी आपका डिस्प्लेस ऑफ ड्रग, ऐसा ड्रग मतलब देना कुछ और था और दे कुछ और दिया तो इसको डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्रग कहेंगे। ई आपका वही ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन मतलब ड्रग आपके पेट में गया, मतलब दो डिजीज़ के ड्रग खाए आपने, हेडेक और फीवर के, तो वो पेट में गया आपके और वो आपस में ही मिल के एक नया ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो गया उन दोनों में। फिर फोर्थ है आपका एरिन डोजेज, या तो आपने ज़्यादा डोज दे दिया, कम डोज दे दिया, गलत डोज दे दिया, ठीक है। तो लास्ट है आपका सिनर्जिस्ट, जो कि दोनों आपस में मिल के ज़्यादा इफेक्ट शो कर देंगे या फिर कम इफेक्ट शो करेंगे या फिर इफेक्ट शो ही नहीं करेंगे। या फिर एंटागोनिस्ट, ये आपस में मिलेंगे ही नहीं और अलग अलग तरह का इफेक्ट शो करेंगे। तो एंटागोनिस्ट में कई बार हम लोग बोलते हैं मिल्क के साथ मेडिसिन लेना चाहिए, इस तब जाके वो प्रोड्यूस अफेक्ट शो करेगा। सो गाइज़ ये पूरा शॉर्ट में बता दिया मैंने। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर इफ़ यू लाइक इट। और अगर कोई भी फीडबैक देना हो या फिर कोई भी क्यूरी हो या फिर आप कहीं और स्टेट में रह रहे हो, पीसीआई अप्रूव्ड है, या फिर कोई भी टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड है जो कि हमने इस वीडियो में नहीं बताया, तो हमें प्लीज़ रिकमेंड करें हमारे कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।